नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे भारत की प्रलय शक्ति की, जिसके नाम भर से दुश्मन कांपते हैं। भारत की सेना को बहुत जल्द 120 प्रलय मिसाइल मिलने वाली हैं। इसे खरीदने के लिए मंजूरी मिल गई है। खबर यह भी है कि ये चीन और पाकिस्तान सीमा पर तैनात हो सकती है। अक्साई चीन और पीओके में सिर्फ 35 सेकंड में कैसे बारूदी खेल हो जाएगा, आज इसे जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान में सुरीला कनेक्शन है। कुछ इसी तरीके के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं। वीडियो सबूत भी जारी किए गए हैं। एमपी में कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर कैसे राजनीति हो रही है और कैसे पाकिस्तान और इमरान खान का नाम आ रहा है, यह भी आपको विस्तार से बताएंगे। आज सत्ता की वर्कशॉप में हिंदी का विरोध करने वाले नेताओं की वैचारिक मरम्मत करेंगे। डीएमके के सांसद त्रिची शिवा को हिंदी पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में हिंदी में मिले कार्यक्रम की लिखित जानकारी को फाड़ डाला। संसद के विशेष सत्र के दौरान आज पुराने संसद भवन से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। 50 मिनट के भाषण में पीएम ने पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव तक का जिक्र किया, पुरानी यादें ताजा की। इसी पर हमने आज संसद भवन का ऐतिहासिक वीडियो एल्बम तैयार किया है। कल से नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही होगी। इससे पहले आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि नए बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है और लिस्टेड बिल से अलग बिल लाया जा सकता है। सत्ता के न्यूज मित्रों को बारिश वाला अलर्ट भी दे दें। मध्य प्रदेश से गुजरात तक भारी बारिश से बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से 20 जिलों में हालत बिगड़ चुके हैं, जिनमें उज्जैन, रतलाम, सिरोही शामिल हैं। घरों में पानी घुस चुका है। वहीं गुजरात के निचले इलाकों में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है और भारत का आदित्य L1 मिशन अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसरो की ओर से जानकारी दी गई है कि स्टेप्स डिवाइस की मदद से आदित्य L1 ने डेटा कलेक्शन का फेज शुरू कर दिया है। इस डिवाइस में 6 सेंसर लगे हैं, जिससे सूर्य नई जानकारियां उसकी सामने आएंगी। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करेंगे हिंदुस्तान की उस प्रलय शक्ति की, जिससे चीन और रूस को भी आज जलन होगी, जिससे आज चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों को भारत की ताकत का एहसास होगा, भारत की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी का एहसास होगा। यह भारतीय सेना में होने वाला बड़ा बदलाव है। बताया यह भी जा रहा है कि इन्हें नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय का यह बोल्ड फैसला है। ना एलएसी पर चीन की चालबाजी किसी से छिपी है, ना एलओसी पर पाकिस्तान का प्रपंच किसी से छिपा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों तरफ का तनाव लेवल भी काफी हाई है। ऐसे में दुश्मनों के षड्यंत्र का प्रलय वाला इलाज बेहद कारगर साबित हो सकता है। कैसे, इसे भी विस्तार से समझिए। प्रलय मिसाइल की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऐसे में अगर देखें तो अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा है और चीन उस पर अवैध कब्जा किए हुए है, उस पर प्रलय मिसाइल से प्रहार होता है तो चीन के बंकर सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि एलएसी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर चीनी सैनिक बंकर बना रहे हैं। इसी तरह बंकरों के आसपास मौजूद चीन के मिलिट्री बेस 34 सेकंड में तबाह हो जाएंगे। यहीं पर रेड आर्मी का हथियार डिपो भी है, जो प्रलय मिसाइल के अचूक प्रहार से सिर्फ 35 सेकंड में तबाह हो जाएगा। यह तो हुआ प्रलय शक्ति के सामने चीन के डर का विश्लेषण। अब जरा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह चीन अक्साई चीन को लेकर के संशय में है, उसी तरह पाकिस्तान भी पीओके को लेकर के भारत के एक्शन से दहशत में है। प्रलय मिसाइल की मारक रफ्तार के हिसाब से देखें तो अगर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रलय मिसाइल से प्रहार होता है तो पाकिस्तान के बंकर 17 से 25 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएंगे। वहां के मिलिट्री बेस को खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। वहीं हथियार डिपो का भी 20 सेकंड से ज्यादा टिकना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह कि आतंकवादियों के लॉन्च पैड जो सीमा के बहुत नजदीक हैं, वो प्रलय मिसाइल के वार से 5 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के मन में प्रलय को लेकर बहुत बड़ा भय है। मिसाइल है 150 से 500 किलोमीटर के रेंज की। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुश्मन के केवल सिर्फ फॉरवर्ड ट्रुप्स के ऊपर ही नहीं, उसके डेप्थ एरिया में भी जा सकते हैं, लॉजिस्टिक बेस में भी जा सकते हैं, एमुनेशन डंप्स में जा सकते हैं,
आर्मर कंसंट्रेशन में जा सकते हैं, आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट्स में जा सकते हैं, क्योंकि ये सब नॉर्मल आर्टिलरी की रेंज से बाहर हो। LAC और LOC दोनों पर जहां तक दुश्मन का सवाल है, उसको ये काफी खौफ रहेगा कि अगर वो किसी भी तरह से टेररिज्म या वॉर को सपोर्ट कर रहा है तो हमारी मिसाइल उस तक पहुंच सकती है आसानी से। टेररिस्ट कैंप्स अपने आप में एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, और प्रलय मिसाइल बहुत बड़ी, भयानक, खौफनाक थ्रेट है उन टेररिस्ट कैंप्स के लिए जहां पाकिस्तान उन्हें ट्रेन कर रहा है। चाइना को मालूम है कि उसने अपनी जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर रखी है, अब वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हमारे आर्टिलरी रेंज से बाहर होती है, उसकी 40 से 50 किलोमीटर। अब इस मिसाइल के जरिए हमारे पास 500 किलोमीटर का एरिया है जिसको हम पॉइंट ब्लैंक, जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। गेम चेंजर ये सिर्फ इसलिए हो सकती है, इनर्शियल गाइडेंस है। दूसरी बात, इसमें एक बड़ी बात है कि एक बार मिसाइल अपना बेस छोड़ने के बाद इसे करेक्ट भी किया जा सकता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि दुश्मन ने अपनी लोकेशन किसी भी वजह से चेंज करी है, तो इसको मिड कोर्स करेक्शन कर पाना अपने आप पॉसिबल है। प्रलय मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। आपको बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम का विकास साल 2015 के आसपास शुरू हुआ था। ये कैसे दुश्मन पर भारी पड़ती है, ये भी आपको कुछ खास खूबियों से हम समझाते हैं। प्रलय कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जमीन से जमीन पर वार करने की ताकत रखती है। सबसे खास बात ये कि ये इंटरसेप्टर मिसाइलों को भी मार गिरा सकती है। 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को तबाह कर सकती है। 700 किलोग्राम तक के हथियार को ले जाने की क्षमता प्रलय मिसाइल में होती है। सबसे अहम खूबी ये कि ये हवा में निश्चित दूरी के बाद रास्ता बदल सकती है, मतलब दुश्मन को चकमा देकर उसे खत्म कर सकती है। इसे खासतौर पर कम दूरी की परमाणु मिसाइलों को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है। प्रलय मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल का भारत सफल परीक्षण भी कर चुका है। यह तस्वीर साल 2021 की है, जब 22 दिसंबर को ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका टेस्ट किया गया था। POK और अक्साई चीन में चीन और पाकिस्तान को इसका स्वाद चखाने का समय आया है। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुशल कूटनीति, सफल रणनीति के साथ साथ मौजूदा हालात को भी समझना जरूरी होता है, उससे सबक लेना जरूरी होता है। सत्ता की अगली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में हो रही तबाही से सबक लेते हुए तोप शिक्षा ली है। इसके तहत आर्टिलरी को आधुनिक बनाने की योजना में बदलाव किया गया है। लंबी दूरी के घातक हथियारों पर फोकस बढ़ा दिया गया है। भारत अपने तोपखानों में ऐसे हथियारों पर जोर दे रहा है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। जखीरे में अब ऐसी तोपें और रॉकेट सिस्टम शामिल किए जाएंगे जिनकी मोबिलिटी ज्यादा हो। दरअसल भारत लंबे समय तक ऐसी तोपों पर भरोसा करता रहा जिन्हें कैरियर की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें खरीदी जा रही हैं जिनके साथ ये समस्या नहीं रहेगी। इसके तहत होवित्जर तोपों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सेना K9 वज्र के मॉडिफाइड वर्जन पर भी टेस्ट कर रही है। सेना को बहुत जल्द 38 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली 100 और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें मिलने वाली हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच K9 वज्र को पहले ही तैनात किया जा चुका है। भारत की सबसे शक्तिशाली गन्स को तैनात किया गया है। एक तरफ धनुष है जिसे भारत में निर्मित किया गया है, वहीं
दूसरी तरफ है बोफोर्स, एक ऐसी गन जो कि कई राउंड फायर कर सकती है। 70 आपको बता दें कि जो इसकी जो ताकत है उस 70 के दशक में भी मानी गई थी। मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार की गई ये धनुष गन भारत का वो धनुष है जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि ऊंचे ऊंचे टेरेन पे कैसे इसे तैनात किया जाता है और कैसे ये गन जो है दूर बैठे दुश्मन को निशाना बनाती है। इंटेंस फायरिंग की जरूरत पड़े तो 3 मिनट में 12 गोले दाग सकती है ये गन। इसमें एडवांस गन साइटिंग सिस्टम, आरटी गन, एमिंग एंड पोजीशन सिस्टम जैसे कई तरह के अत्याधुनिक सिस्टम लगे हुए हैं। हाँ जी, मैनुअली है, फुल मैनुअली है जी सर। ओके, और कितना दूर तक ये फायर कर सकती है? लगभग 15 किलोमीटर। लगभग 15 किलोमीटर। अब जी हमारे ठीक सामने ये लाइट फील्ड गन है और इसके अपोजिट जो गन लगी हुई है वो इंडियन फील्ड गन है। ये दोनों गन्स जो हैं इस वक्त लद्दाख पर सीमा पर तैनात हैं और ख़ास बात ये है कि ये हर तरह के टेरेन में ये काम कर सकती हैं। बर्फीले पहाड़ों पर भी ये अपनी मजबूती साबित कर चुकी हैं। आपको बता दें कि ये जब चलती हैं तो दुश्मन के हौसले कांपने लगते हैं। ऐसी गन्स को भी डिप्लॉय किया गया है जो दूर उड़ते हुए एयरक्राफ्ट और दुश्मन के ड्रोन्स को निशाना बना सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं एक ऐसे ही गन के ऊपर बैठी हुई हूँ और इस गन का नाम है 23 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन जो कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकती है। आपको बता दें कि इसी टकराव को देखते हुए 3488 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर होवित्जर के साथ साथ पुरानी बोफोर्स, धनुष, सारंग तोपें भी तैनात हैं। डीआरडीओ की ओर से विकसित ATAGS को शामिल करने की दिशा में भी तेजी आई है। इसकी अधिकतम स्ट्राइक रेंज 48 किलोमीटर है। ATGS को टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत फोर्स मिलकर बना रहे हैं। सेना ने 300 ATAGS का शुरुआती ऑर्डर दिया था। अब ऐसी कुल 1580 तोपें और एडवांस वर्जन को शामिल करने का प्लान है। सेना के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की 4 रेजिमेंट हैं। आर्मी इन्हें और बढ़ाने की योजना बना रही है। इन मिसाइलों की स्ट्राइक रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। ब्रह्मोस का 800 किलोमीटर वाला लेटेस्ट मॉडल भी विकसित किया जा रहा है। मतलब ये कि भारत की तैयारी बढ़ी है, हर फ्रंट पर है। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शातिर हो, हर तरह से करारा जवाब दिया जाएगा। और सत्ता में बात संसद और संसदीय गरिमा की। हमारा देश पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश करने वाला है। आज पुराने संसद भवन में संसदीय कार्यवाही का आखिरी दिन था। पुराने संसद भवन का 96 वर्षों का इतिहास रहा है। ऐसे में आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए पुराने संसद भवन की ऐतिहासिक घटनाओं पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपके मन में संसद भवन के ऐतिहासिक लम्हों की एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं, जहां एक नेताजी के हिंदी विरोध की वैचारिक मरम्मत होगी। और सत्ता की वर्कशॉप में हम आपको इसलिए बार बार बताते हैं कि लेकर चलना ज़रूरत भी हो जाता है और मजबूरी भी हो जाती है, क्योंकि अमूमन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है जिससे समाज पर या देश पर टकराव की या फिर बंटवारे की स्थिति बनती है। और हम इस सत्ता की वर्कशॉप में आकर के कोशिश करते हैं कि उन लोगों को वैचारिक तौर पर थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, थोड़ा ठीक किया जाए। और ठीक करने के लिए हम बार बार आपको दिखाते हैं, पेचकस है, ये हथौड़ा हमारे हाथ में है। लेकिन फिर से मैं बार बार याद दिला दूँ आपको कि ये तमाम चीज़ें जो मेरे हाथ में हैं ये प्रतीकात्मक तौर पर हैं। ये हथौड़ा, ये पेचकस सिर्फ प्रतीक के तौर पर है। असल में हम जो कुछ भी करते हैं इस वर्कशॉप में
यानी किसी की वैचारिक मरम्मत वो अपने तथ्यों, तर्कों, शब्दों के जरिए ही करते हैं। तो वैसे तो दक्षिण भारत के कुछ नेताओं की राजनीति हिंदी विरोध पर ही आई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थानीय स्तर पर जनता की भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल करने का ये पुराना और घिसा पिटा हथियार है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हिंदी विरोध के चक्कर में दक्षिण भारत के कुछ नेता ऐसी हरकतों पर उतर आते हैं जो मर्यादा और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। हिंदी विरोध की एक घटना कल दिल्ली में हुई जो बेहद आपत्तिजनक है। डीएमके के एक सांसद, राज्यसभा सांसद हैं त्रिची शिवा, डीएमके की तरफ से 5 बार ये सांसद रहे हैं। सांसद त्रिची शिवा 69 वर्ष के हैं, यानी उन्हें राजनीति का काफी लंबा अनुभव है। संसद के विशेष सत्र से पहले रविवार को सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। डीएमके की तरफ से सांसद त्रिची शिवा इसमें शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नए संसद भवन में हुए ध्वजारोहण जो कार्यक्रम था उसका शेड्यूल हिंदी में था। शेड्यूल हिंदी में होने की बात देख करके त्रिची शिवी जो थे वो भड़क गए और उन्होंने हिंदी शेड्यूल को सबके सामने फाड़ दिया। इसे देखकर वहां मौजूद सभी नेता हैरान रह गए, ये हो क्या रहा है, ऐसा क्यों किया गया। त्रिची शिवा की हिंदी विरोध की जो राजनीति है वो समझी जा सकती है। आजकल डीएमके के अंदर सनातन और हिंदी विरोध का वैचारिक वायरस तेजी से फैल रहा है। हमें लगता है कि इस मानसिकता के पेंच वैचारिक स्तर पर कसने की जरूरत है। चूंकि त्रिची शिवा काफी लंबे समय से राजनीति में है तो हो सकता है कि उनकी वैचारिक मरम्मत के लिए हमें पाने की भी जरूरत पड़े। वैसे तो नॉर्मली मैं आपको जब जनरली दिखाता हूँ सामान्यतः यही पाना आपके सामने रखता हूँ और हम कहते हैं कि जैसे ये पाना गाड़ियों की बिल्कुल सही तरीके से उनके जो नट बोल्ट होते हैं उसको ठीक कर देता है, वैसे ही कभी कभी कुछ शब्दों के पाने होते हैं जिनके जरिए लोगों की वैचारिक जो बोल्ट होते हैं कभी कभी उसे कसना पड़ता है। तो 5 बार से सांसद हैं त्रिची शिवा। हमने उनके विचारों को ठीक करने के लिए 5 नंबर के पाने का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इससे उनके विचारों में हिंदी के प्रति आई नफरत ठीक हो सकती है और यह भी संभव है कि आगे वो एक सांसद के तौर पर हिंदी में लिखी हुई सामग्री को नहीं फाड़ेंगे। त्रिची शिवा हिंदी नहीं बोलते हैं तो ना बोलें, हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो ना पढ़ें, लेकिन हिंदी में लिखे को दस्तावेज, निमंत्रण या शेड्यूल को इस अपमानजनक तरीके से फाड़ने का उन्हें अधिकार नहीं है। वैसे भी त्रिची शिवा की उम्र 70 के करीब है। इस तरह से क्रोध में आकर अगर वो पर्चे फाड़ने लगेंगे तो ये भाषाई उत्तेजना उनकी उम्र के लिए ठीक नहीं है। उनका रक्तचाप बढ़ेगा, हिंदी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। अगर उन्हें सर्वदलीय बैठक में हिंदी नहीं पढ़नी थी तो वो अपनी आपत्ति बोलकर दर्ज कराते और जिस भाषा में उन्हें कार्यक्रम की जानकारी चाहिए वो मिल जाती। इसमें इतना ज्यादा नाराज होकर किसी भाषा का अपमान नहीं करना चाहिए। इतने वरिष्ठ सांसद को यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। भाषाई समानता का मुद्दा उठाने वालों को ही दूसरी भाषाओं का उचित सम्मान भी हमेशा करना चाहिए। वैसे हम आपको बता दें कि कल सर्वदलीय बैठक में हिंदी विरोध के लिए जो पर्चा फाड़ घटना हुई उसका कनेक्शन 14 सितंबर के हिंदी दिवस से भी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एक सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। डीएमके नेता और सनातन विरोध के नए दक्षिण भारतीय चेहरे उदयनिधि स्टालिन ने इसकी आलोचना की थी। उन्होंने अमित शाह पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया था। और इसके बाद रविवार को यह घटना हो गई। वैसे आपको बता दें कि वरिष्ठ सांसद त्रिची शिवा ने भले ही हिंदी वाले पर्चे को फाड़कर बैठक की गरिमा कम की, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र से आने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें उसी बैठक में भरोसा दिला दिया कि आगे उन्हें अंग्रेजी में भी शेड्यूल दे दिया जाएगा। वैसे अब इस पर थोड़ी राजनीति भी हो रही है। बीजेपी डीएमके पर हमला कर रही है और इंडिया गठबंधन को घेर रही है। और बहुत सारी राज्य भाषाएं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। उस ऑफिशियल लैंग्वेज का जिम्मेदारी, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। उन सभी पे ध्यान रखेंगे, यही उम्मीद है। हिंदी राजभाषा है और राजभाषा के होने के नाते हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति भारतीय है। ये थोपने की बात नहीं है। हम सभी भाषाओं का, हमारे जितनी भाषाएं देश में बोली जाती हैं
हम बोली और भाषाओं का सबको प्रेम करते हैं। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये अलोकतांत्रिक है। हिंदी राजभाषा के रूप में है। तो सांसद त्रिची शिवा जिस डीएमके से आते हैं, उस पार्टी की राजनीति का आधार ही हिंदी विरोध है। डीएमके के सबसे बड़े नेता और तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत ही हिंदी के विरोध से की थी। 14 वर्ष की उम्र में वो हिंदी विरोधी आंदोलन से जुड़े। उन्होंने स्थानीय स्तर पर हाथ से लिखकर तमिल भाषा में मानवर निशान नाम का समाचार पत्र निकालना शुरू किया, जिसके बाद वो हिंदी विरोधी लगातार बनते चले गए। हिंदी विरोध की उनकी इसी विरासत को उनके बेटे एमके स्टालिन और पोते उदयनिधि स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर है त्रिची शिवा जैसे सांसद पार्टी में बड़े नेताओं के करीबी दिखने के लिए हिंदी विरोध पर ऐसी हरकतें कर सकते हैं। वैसे हिंदी के विरोध में तत्पर रहने वाली डीएमके और उनकी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में राज्य विधानसभा में हिंदी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने खुद विधानसभा में हिंदी को थोपे जाने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसे विधानसभा में पास कर दिया गया। वैसे इस तरीके के तमाम हिंदी विरोधियों को रामधारी सिंह दिनकर की लिखी वो बात पढ़नी चाहिए जो भारत की भाषाई विविधता को हिंदी के देशव्यापी सम्मान और स्वीकार्यता के कारणों की पड़ताल करती है। उन्होंने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा था कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं संस्कृत से निकलकर विकसित हुई हैं। ये भी परस्पर भिन्न है, किंतु संस्कृत ने हिंदी को एक खास ढंग से विकसित करके उत्तर भारत को ऐसी भाषा दी जो थोड़ी बहुत सभी भाषा क्षेत्रों में समझ ली जाती है। तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भी प्राचीन तमिल से ही निकली है, लेकिन द्रविड़ क्षेत्र में उस परिवार की कोई ऐसी भाषा उत्पन्न नहीं हुई जो चारों भाषा क्षेत्रों में समझी जा सके। दिनकर जी ने यह भी लिखा कि उत्तर भारत की एक विलक्षणता यह भी है कि यहाँ सभी भाषाएं संसार की अन्य भाषाओं के समान किसी न किसी क्षेत्र के लोगों की मातृभाषाएं हैं। केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सही मायने में किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा नहीं है। यही कारण है कि सारा देश उसे अपनी भाषा के रूप में अपना रहा है। अब सत्ता की वर्कशॉप में मरम्मत के 3 बड़े मैसेज क्या हैं, ये भी आपको बता देते हैं। पहला मैसेज, त्रिची शिवा को यह समझना होगा कि हिंदी विरोध करके वो राजनीति साध सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी भाषा का भला नहीं कर सकते। दूसरा मैसेज, कुछ वोट के लिए राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि भाषा को और उसे बोलने लिखने वालों को ही अपना दुश्मन समझ लिया जाए। तीसरा मैसेज, राजनीतिक बढ़त के लिए ऐसे काम ना करें जिनसे देश भाषाई आधार पर बटे। तो सत्ता की वर्कशॉप में आज हम एक बार फिर से डीएमके के नेताओं की तरफ बढ़े थे और लगातार पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से सनातन हो या फिर भाषा की बात हो, तमिलनाडु से अमूमन वहाँ के नेताओं के ऐसे बयान बार बार आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी उन्हें वर्कशॉप में लेकर जाना पड़ रहा है। और वर्कशॉप के बाद अब बात उस संसद भवन की जो अलग इतिहास में जो आज लॉक हो गया। आज 96 वर्ष पुराने संसद भवन में आखिरी कार्यवाही हुई। कल से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस गोलाकार भवन ने अंग्रेजों की सत्ता से लेकर स्वतंत्र भारत की सत्ता और 21वीं सदी के शक्तिशाली भारत की सत्ता सब कुछ देखा। प्रचंड बहुमत वाली सरकार से लेकर अल्पमत वाली सरकार तक देखी, पूरा दौर देखा। इसलिए आज हमने पुराने संसद भवन पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा। सत्ता की इस कुंजी को शुरू करने से पहले आज संसद भवन में क्या क्या हुआ, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। आज लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से हुई। पुराने संसद भवन में प्रधानमंत्री का आखिरी संबोधन था। पीएम मोदी का यह संबोधन करीब 50 मिनट का था। इस 50 मिनट में उन्होंने इतिहास की हर उस घटना का जिक्र किया जिससे आधुनिक भारत का निर्माण हुआ है। करीब 50 मिनट में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर खुद तक का जिक्र किया। पीएम मोदी के भाषण को आज आप कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। उन्होंने आज कहा कि पंडित नेहरू के भाषण की गूंज हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने इंदिरा गांधी के काल में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत के स्टैंड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव की सरकार ने पुरानी आर्थिक नीतियां छोड़ी और उस फैसले के कारण आज देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने वो शब्द दोहराए कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में कैश फॉर वोट कांड का जिक्र किया।
पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, चंद्रशेखर और लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया। पुराने संसद भवन के आखिरी भाषण में पीएम मोदी ने पहली बार संसद में प्रवेश करने के दौरान भावुक होने का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी का आज का संसदीय भाषण गैर राजनीतिक था, खासतौर पर जब पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र किया तो सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाने लगे। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के सांसदों के लिए यह जरूर थोड़ा हैरान करने वाला रहा। हालांकि संसद के बाहर ही पीएम मोदी ने आज यह भी कहा कि यह सत्र छोटा है मगर समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा है। यह सत्र ऐतिहासिक निर्णयों का है। वैसे इस बात पर सबकी नजर भी है कि अगले 4 दिनों में संसद में क्या ऐतिहासिक हो सकता है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला करने वाली है? वैसे अब से कुछ देर पहले ही नरेंद्र मोदी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी और हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा भी दोनों सदनों में अलग अलग दलों के नेताओं ने पुराने संसद भवन में घटी ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया। कुछ तारीफ हुई, कुछ तंज भी हुआ। जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहाँ देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहाँ पर गूंजती है।